सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हाँ हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स एज वेल एज क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अभी हम इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं अपनी इस स्टडी को। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम पूरा CSIR नेट के सिलेबस को बेसिकली CSIR नेट के क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी उन डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हाँ भाई, अगर हमें CSIR नेट की तैयारी करनी है, ये तो भूल जाओ कि हमने CSIR नेट की तैयारी करनी है। पहले तो अपना बेसिक्स ही तैयार करो। बेसिक्स के लिए और CSIR नेट के लिए हमें जो बुक फॉलो करनी चाहिए वो डिफरेंट बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो है मैकेनिक्स यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इसके लिए आप लोगों को जो बुक फॉलो करनी है वो है क्लैपनर की बुक। वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर सोल्ड। हाँ, तो क्लैपनर की बुक है जो हमें पढ़नी चाहिए मैकेनिक्स के लिए और यू कैन से न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए। इसी तरह से जो हमें बुक पढ़नी चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए वो है गोल्डस्टीन। दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक। हाँ, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक अगेन। सो क्लैपनर फॉर मैकेनिक्स एंड गोल्डस्टीन फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लैपनर है ना, KLEPNER, क्लैपनर फॉर मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इसके लिए हमें करेंगे गोल्ड स्ट्रीम मतलब ये राइटर के नाम है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए गोल्ड स्ट्रीम और मैकेनिक्स के लिए क्लैपनर, KLEPNER। तो अभी हम देखते हैं कि हाँ भाई, कि हमें अगर मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ डील करना है तो फिर हमें कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और हम धीरे धीरे मूव करेंगे मैकेनिक्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हमें पता है कि हमें फोर्स के साथ डील करना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ डील करना होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ एक स्टेप्स को देखना पड़ेगा और वो स्टेप्स डिफरेंट होंगे, अप्रोच हमारी डिफरेंट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। एंड हम धीरे धीरे मूव करेंगे हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फेज स्पेस ट्राइजेक्टरी, है ना। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनालिसिस। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनालिसिस, क्योंकि हमें पता है। चलो हम देखते हैं, बिल्डअप करते हैं, स्टोरी लाइन बनाते हैं थोड़ी सी। तो लेट्स गो फॉर इट। उससे पहले अभी हम आते हैं पहले बेसिक्स। तुम लोग अपने आप से पूछना कि तुम लोगों को कितना आता था। तो स्टार्ट करने से पहले पहले हम पढ़ते हैं पार्टिकल एंड बॉडी। ये हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैकेनिक्स के, और यू कैन से क्लासिकल मैकेनिक्स के, दोनों भी। तो अभी कितनों को पार्टिकल पता है क्या होता है, कितनों को पता है कि हाँ हमारी बॉडी क्या होती है, डेफिनेशंस इनकी। तो अगर पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो लेट्स फाइंड आउट, है ना। तो पार्टिकल क्या होता है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बॉडी का होता है, अभी देखते हैं। लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन। और इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सन है, वैसे एक ही सन है हमारे पास, अर्थ से कह रहा हूँ, हमारा सन है, जो हमारा सन है, ठीक। तो वी हैव अ सन एंड इसके इर्द गिर्द हमारी क्या घूम रही है, अर्थ घूम रही है। दिस इज अर्थ हियर, ठीक। इट इज जस्ट रोटेटिंग। पहले केस में क्या है, केस नंबर 1, इसमें क्या है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक। फिर इसके बाद हम केस स्टडी करते हैं, केस नंबर 2। इसमें हमारे पास अगेन एक सन है और इसके आसपास अगेन रिवॉल्व मूव कर रही है हमारी अर्थ। एक तो वो इस सन के इर्द गिर्द घूम रही है, और दूसरा इसमें क्या कंडीशन है कि ये अपनी एक्सिस के राउंड अबाउट भी मूव कर रही है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। पता होगा इतना। अगर वन डायमेंशन में जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वन डायमेंशन के साथ साथ रोटेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल, यू कैन से एनीवन। तो अगर हम लीनियरली नहीं जा रहे हैं, कोई एंगल आ रहा है बीच में, तो हम
कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, एंड उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और साथ ही के साथ वो रिवॉल्व भी कर रही है किसके राउंड अबाउट, सन के राउंड अबाउट. दिस इज केस नंबर 2. इसमें क्या है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन and it is moving about its own axis with angular velocity omega. So these are two cases. तो अभी देखते हैं कि हाँ हम लोग पार्टिकल किसको कंसीडर कर सकते हैं और बॉडी किसको कंसीडर कर सकते हैं. लेट्स गो फॉर इट. इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, सिर्फ एक. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें, यानी कि इसमें सिर्फ अर्थ हमारा सिर्फ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के राउंड अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, सिर्फ एक. इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2. तो यहाँ पे हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम तो रही है, प्लस अपनी एक्सिस के राउंड अबाउट भी घूम रही है. तो अगर हमारे पास सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए पार्टिकल. सो वी कैन कंसीडर दिस होल सिस्टम एज ए पार्टिकल. सो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली 1, सो वी कैन कंसीडर इट एज ए पार्टिकल. हम इसको पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं. बट यहाँ पे किसकी बात कर रही है, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है. हम अर्थ को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है. यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम. हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम डी इज 2, सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस सिस्टम एज पार्टिकल. We cannot consider this system as particle. Okay, so to explain the system, to explain or study this system, we have to define a new term. और उस न्यू टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड दैट न्यू टर्म इज कॉल्ड, और इस न्यू टर्म को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर एक से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो इस पूरे सिस्टम को हमें डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नई टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड फॉर दिस कंडीशन we have to call our system as a body. तो यहाँ पे आके हमें अपने सिस्टम को बॉडी कहना पड़ेगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जहाँ पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हमें क्या कहना पड़ेगा, पार्टिकल. सो दीज आर द फिजिकल मीनिंग ऑफ बॉडी एंड पार्टिकल. मेरे को लगता है बहुत कम बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा. लिख के ले लो, जहाँ पे लिखना चाहते हो लिख लो, बट दिस इज द एक्चुअल मीनिंग. दिस इज वंडरफुल एक्चुअली. लुक एट द फील, लुक एट द फील. सो अगर इस तरीके से आप लोग चीज़ों को डील करना सीखोगे कि हाँ भाई, कि हाँ हमको डेप्थ में जाना है चीज़ों की, कि हाँ अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल का मतलब क्या है, डेफिनेशंस को रट के कोई फायदा नहीं. सबको पता है फोर्स क्या होता है, सबको पता है फलाना फलाना क्या होता है. सो जो बाकियों को नहीं पता वो अगर हमें पता है, देन यू आर इन द राइट वे. ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस. देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, आगे चलते हैं. तो इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो अभी आगे चलते हैं. ठीक, तो अभी हम चलते हैं आगे. तो इसमें हम क्या करेंगे अभी आगे, तो लेट्स गो फॉर
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टर्म। ये तुम लोगों को पहले आनी चाहिए है ना, मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने से पहले। नेक्स्ट इज क्लासिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी कि अगर हम लोग एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं तो उस सिस्टम में अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर आ रहा है तो उस सिस्टम की स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये वाली चीज़ आनी चाहिए। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारी मतलब स्टेट क्या होती है, क्लासिकल स्टेट, एंड इट इज कॉल्ड एक्स कोमा एक्स डॉट। जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं एक्स कोमा पी, मोमेंटम, एक्स कोमा पी, विच इज ब्लंडर। एक्चुअली वी हैव टू डील विद एलिमेंट्री थिंग्स। तो एलिमेंट्री थिंग वेलोसिटी होगी, एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स बाई डी टी। हियर एक्स डॉट मीन्स velocity, x dot means velocity, x dot का मतलब है velocity, ठीक। तो x dot का मतलब है velocity, तो that is x dot is equal to dx divided by dt, इसका मतलब है dx by dt। so this is the way how we can explain the state of a system। तो अगर कोई पूछे तुम लोगों को कि हाँ भाई क्लासिकल स्टेट क्या होती है, तो क्लासिकल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हमें नॉलेज किस किस की होती है, पोजीशन की और साथ के साथ उसकी वेलोसिटी। सो हियर फ्रॉम हियर व्हाट वी कंक्लूड, अपना दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करना कि क्या तुम लोगों ने ऐसे सोचा कि हाँ भाई यहाँ पे अगर हम अपने स्टेट में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को डिफाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी भी हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी रोल नहीं है। बाकी जगह पे है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो वहाँ पे दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस, तो वहाँ पे हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपना बखूबी रोल निभाता है। बट यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, हम हर एक स्टेट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, हम हर एक स्टेट की पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, ये सब चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। सो हियर क्लासिकल मैकेनिक्स की में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी रोल नहीं है। ये है इसका फिजिकल मीनिंग, इसका क्लासिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो क्लासिकल स्टेट वो ही जिसमें पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं, और इन राइट वे वी कैन से दैट क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी तुम लोगों को चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल सिस्टम। तो क्लासिकल सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी, द क्लासिकल सिस्टम is always deterministic। इसका क्या मतलब है? Look at this one, this is very beautiful। So इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी क्लासिकल सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं मतलब उसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, मेरी थोड़ी बेसिक लैंग्वेज है। सो अगर हम किसी भी क्लासिकल सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपने घर पे बैठ के किसी भी फिजिकल सिस्टम को यानी कि किसी भी क्लासिकल सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसकी घर पे भी रीडिंग वही आएगी। अगर मार्केट जाके उसको स्टडी कर रहा हूँ तो मार्केट जाके उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर कोई एक्सपेरिमेंट मैं घर पे कर रहा हूँ उसकी वैल्यू भी सेम, मार्केट में कर रहा हूँ उसकी वैल्यू भी सेम। कंडीशन क्या है कि हाँ भाई वेदर कंडीशन सेम होनी चाहिए। सो अगर ऐसी चीज़ फॉलो हो रही है दैट मीन्स आवर सिस्टम इज क्लासिकल सिस्टम। दूसरी बात, द क्लासिकल सिस्टम इज प्रेडिक्टेबल। तो क्लासिकल सिस्टम को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई कि अगर मैंने t/2 टाइम के लिए कुछ काम किया तो मेरी आउटकम इतनी आ रही है, तो t टाइम में उसकी आउटकम कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरे को पता चल जाएगी कि हाँ भाई उसकी वैल्यू कितनी है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी कि हाँ भाई क्लासिकल सिस्टम को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाथ ऑफ अ सिस्टम is always fixed। That means इसका मतलब क्या है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे किसी भी सिस्टम का पाथ क्या होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x और t के बीच ग्राफ देखें
तो अगर मेरी ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो ये वाला है इसका पाथ, तो ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि ये यही पाथ ट्रैवल करेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज ये सेम एक्सपेरिमेंट हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि हाँ अगर टाइम ये है, अगर ये पोजीशन है, तो ए ये इनिशियल पोजीशन होगी, ए ये बी होगी फाइनल पोजीशन, तो ए इज़ माई इनिशियल पोजीशन, बी इज़ माई फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से भी जा सकता था, 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 बट उसका पाथ क्या है, फिक्स्ड है कि हाँ यहाँ से जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा पाथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लासिकल सिस्टम। तो क्या प्रॉपर्टी हुई, पहला इट इज़ ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक, दैट मीन्स हमारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू हमेशा की रहेगी, फिक्स रहेगी। दूसरी, आर एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, यानी कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम में इतना एक्सपेरिमेंट हुआ तो इतने टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। नेक्स्ट इज द पाथ इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब हमें इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए एक फिक्स्ड पाथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ क्लासिकली अलाउड रीजन। क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन। क्लासिकली अलाउड रीजन, तो क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है कि हाँ ऐसा रीजन चलो जिसमें, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है ये आना चाहिए तुम लोगों को भी, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ओके। अच्छा अगर मैं इसका डेप्थ का मीनिंग पूछूं थोड़ा सा, सोचो हमारे क्लासिकल सिस्टम में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये चीज़ तुम लोगों को पता है, देखो कैसे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू हाफ mv²। मास ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, 0 से बड़ा ही होगा हमेशा मास, और वेलोसिटी का स्क्वायर किया है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी बट उसका स्क्वायर जब हम कर देंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्लासिकल सिस्टम में हमारी काइनेटिक एनर्जी में हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। तो अगर हम किसी भी सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कैपिटल E, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी फॉर क्लासिकल सिस्टम, फॉर क्लासिकल सिस्टम T इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। T हमारी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगी। सो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से मैं T की वैल्यू निकाल लूँ, T विल बी इक्वल टू E माइनस वी, यहाँ से इधर ले जाओ, T की वैल्यू निकलेगी E माइनस वी। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरी काइनेटिक एनर्जी है जो हमारी, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी, जो हमारी ये जो E है, ये हमारी E क्या होनी चाहिए हमेशा, E मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन V, क्योंकि अगर E छोटा होगा V से तो नेगेटिव चीज़ आएगी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो अगर काइनेटिक एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव चाहिए तो दैट मीन्स हमारी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो क्लासिकली अलाउड रीजन वो रीजन हुआ जिसमें हमारी टोटल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी से। तो लिख लो, क्लासिकली अलाउड रीजन इज दैट region in which the total energy of the system is always greater than potential energy, that is E will always be greater than V. So this is the whole idea of a classically allowed region, and this is very important in potential analysis. So this is very important, IMPT। जब हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल की क्लास में देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे तुम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। आई विल आस्क यू दैट, ओके। सो दिस इज द रियल मीनिंग, दिस इज द फील, है ना। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ टोटल एनर्जी। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि हाँ भाई क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है, तो क्लासिकली अलाउड रीजन वो रीजन जिसमें हमारी टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि